नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो हम लोग जनरल साइंस की 10 एमसीक्यू डेली सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये इस सीरीज की 4th वीडियो है। इससे पहले के जो वीडियोस है, पहले 3 वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, नहीं देखे हैं अभी तक, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये जो सीरीज है आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो यूपीएससी हो या एसएससी हो या बैंकिंग, रेलवेज, किसी का भी एग्जाम हो, जनरल साइंस का क्वेश्चंस रहता ही है। तो हम लोग इसमें 10 क्वेश्चंस को, एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर जरूर लिखिएगा कि आउट ऑफ 10 आपका कितना स्कोर हो रहा है, तो इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग काइंड ऑफ लेंसेज आर यूज्ड टू ट्रीट एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म ऑब्वियसली ये आपको पता होना चाहिए, आई डिफेक्ट है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट आई डिफेक्ट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मायोपिया है ना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। ठीक है, फिर कैटरैक्ट भी पढ़ते हैं हम लोग। तो 4-5 बीमारी जो है आंख से रिलेटेड, उनको पता होना चाहिए। तो एस्टिग्मेटिज्म जो है कौन से लेंस से सही हो सकता है, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, बाइफोकल लेंस या सिलिंड्रिकल लेंस। तो जैसे कि मायोपिया जिसको नियर साइटेडनेस कहा जाता है, इसमें क्या होता है, जो भी पर्सन पेशेंट है उसको नजदीक का दिखता है लेकिन दूर की चीजें बहुत डिस्टिंक्टिवली डिफरेंस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो मायोपिया आइज के लिए हम लोग कनकेव लेंस यूज करते हैं। मायोपिया आइज के लिए हम लोग कनकेव लेंस यूज करते हैं। ठीक है, एंड हम लोग हाइपरमेट्रोपिया जिसको फार साइटेडनेस कहा जाता है, जिसमें हम लोग दूर की चीजें सही से देख सकते हैं लेकिन नजदीक की चीजें नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हम लोग हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। हम लोग हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक है, फिर प्रेसबायोपिया में हम लोग बेसिकली बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। ठीक है, और एस्टिग्मेटिज्म के लिए हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। सिलिंड्रिकल लेंस इस बीमारी में देख सकते हैं, नॉर्मल विजन में क्या होता है, जब लाइट रे पास होता है तो रेटिना पे जाके एक जगह पे ही इमेज फॉर्म होता है और एक पॉइंट पे गिरेगा, सिंगल फोकल पॉइंट होगा, तभी हम लोग को इमेज जो है वो सही से क्लियर विजन आएगा। किंतु एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, यहाँ पर दो अलग अलग डायरेक्शन में मेनली 2 फोकल लेंथ हो जाते हैं, मल्टीपल फोकल पॉइंट्स हो जाते हैं। मल्टीपल फोकल पॉइंट्स के कारण क्या होता है, जो विजन होता है वो ब्लरी इमेज आता है। ठीक है, आपका ब्रेन ऑप्टिक नर्व कौन सा रेटिना वाले इमेज को कंसीव करेगा वो पता नहीं चलता है। ठीक है, इसीलिए ब्लरी इमेज आता है, धुंधला सा इमेज आता है। ठीक है, तो इसको सही किया जाता है मेनली सिलिंड्रिकल लेंस के थ्रू। ठीक है, सिलिंड्रिकल लेंस लगाने से जो मल्टीपल फोकल पॉइंट्स है वो हट जाएगा और एक सिंगल फोकल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। इस सारे जो बीमारी, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, इन सब से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमेशा ही आ रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये भी बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेंबर नहीं है थायामीन, राइबोफ्लाविन, फॉलिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा विटामिन बी का जो कॉम्प्लेक्स नहीं है वो है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी कहा जाता है। तो दिस इज विटामिन सी। ठीक है, तो ये मेंबर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, है ना, एक होता है ए डी ई के, ठीक है, और एक होता है बी एन सी। ठीक है, बी एन सी जो होता है ये वाटर सॉल्यूबल होता है। ठीक है, ये वाटर सॉल्यूबल होता है, इसीलिए हम लोग की इसकी जरूरत ज्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू दिस विच इज फैट सॉल्यूबल। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए कौन कौन सा विटामिन फैट सॉल्यूबल है, तो ए डी ई के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी जो है वो वाटर सॉल्यूबल है। अब विटामिन, कुछ विटामिन के नाम आपको पता होना चाहिए और कौन कौन से डेफिशिएंसीज होते हैं, है ना, जैसे विटामिन ए रेटिनॉल कहा जाता है जिसके कारण ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे हैं, विटामिन बी वन थायामीन है, विटामिन बी टू राइबोफ्लाविन, विटामिन बी थ्री नायासिन, फिर विटामिन बी फाइव पैंथोथेनिक एसिड्स, बी सिक्स है पायरोडॉक्सिन, बी सेवन हमारा बायोटिन है एंड बी नाइन फॉलिक एसिड, बी ट्वेल्व जो है साइनोक्लोबामिन, क्लोबामाइन सॉरी है। ठीक है, तो इतने सारे हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं और सबके कारण किसी ना किसी डेफिशिएंसी के कारण कोई ना कोई बीमारी होता है। विटामिन सी जो है उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत मजबूत होता है, बोन्स
कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन ई जो है हमारा टोकोफेरॉल है, ठीक है, फास्टर डिप्लीशन ऑफ आरबीसीज फ्रॉम द बॉडी। फिर विटामिन के जो है वो हमारा ब्लीडिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है, जिसको फाइलोक्विनोन कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे ही विटामिन्स के नाम, साथ ही साथ में डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इसमें विटामिन आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मूव करेंगे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ बलून फिल्ड विद अ गैस सच एज हाइड्रोजन विल टेंड टू राइज अप, ठीक है। ऑप्शन क्या है कि इफ द बायंट फोर्स exerted by the air on a balloon is greater than the weight of the balloon, if the buoyant force exerted by the balloon on a balloon is less than the weight of the balloon, if the buoyant force exerted by the air on balloon is equal, ठीक है, इक्वल कहा जा रहा है, इसमें कहा गया था बायंट फोर्स जो है वो लेस है देन वेट है, यहाँ पर है बायंट फोर्स जो है ज्यादा है वेट से, और इफ द डेंसिटी ऑफ एयर इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ गैस फील्ड इन बलून। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी कह दिया गया हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस जो है सबसे 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 लाइटेस्ट है ना, वो एयर से भी लाइटेस्ट है, तो ऑब्वियसली वो अपर लेयर में ही होगा, है ना। तो वो ऑब्वियसली वो ऊपर में फ्लोट कर, मतलब ऊपर रहेगा। लेकिन बलून जो है कौन से कंडीशन में राइज करेगा, तो तभी राइज करेगा जब बायोंट फोर्स जो होता है, ठीक है, जब बायोंट फोर्स, जिसको अपथ्रस्ट भी कहा जाता है, देखते होंगे जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, जब बायोंट फोर्स जब होगा, जब ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू वेट, ठीक है, बायोंट फोर्स इज ग्रेटर देन वेट, देन ओनली इट विल राइज अबव। और अगर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर बायंट फोर्स कम है देन द वेट, तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये नीचे आएगा, लेकिन अगर बायंट फोर्स वेट से ज्यादा है तो ये ऊपर राइज करेगा, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिजिक्स का ही है, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे कि सैफरॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सैफरॉन यानी केसर, ठीक है, जो बहुत ज्यादा महंगा मार्केट में है, और ये इसे कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टली स्पाइसेस, क्योंकि ये स्पाइस के कैटेगरी, मसाले के कैटेगरी में आता है सैफरॉन। स्टिग्मा, एंथस, स्टैमेन या फिर पोलन। तो इसका सही जो आंसर होगा हमारा वो होगा स्टिग्मा, स्टिग्मा, ठीक है। तो स्टिग्मा इज अवर करेक्ट आंसर। तो स्टिग्मा जो है वो फ्लावर है, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है। तो फ्लावर में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेल पार्ट, एक होता है फीमेल पार्ट, ठीक है। तो मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट में जो मेल पार्ट होता है उसमें उसको कहा जाता है मेनली वट, उसमें होता है हमारा एक फिलामेंट होता है और एक एंथर प्रेजेंट होता है उसके ऊपर में, ठीक है। तो फिलामेंट प्लस एंथर इसको मेनली कहा जाता है, दोनों को मिला के कहा जाता है स्टैमेन। ये होता है मेल पार्ट। एंड फीमेल पार्ट में क्या होता है, फीमेल पार्ट में बेसिकली एक स्टिग्मा होता है, फिर एक स्टाइल होता है, और एक नीचे ओवरी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो स्टिग्मा जो है वो पोलन ग्रेन्स को लैंड करने के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाता है। तो जो हम लोग केसर का जो हम लोग खाते हैं, जो भी मसाले में यूज करते हैं, वो बेसिकली ये स्टिग्मा वाला ही पोर्शन यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज स्टिग्मा, ठीक है। जैसे हम लोग दालचीनी, दालचीनी जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, बेसिकली बार्क ऑफ द ट्री होता है, ठीक है। उसी तरह से लौंग जो हम लोग यूज करते हैं, क्लोव यूज करते हैं, वो क्या है, वो फ्लोरल बड है, ठीक है। तो ये सारे कुछ चीजें पता होने चाहिए हम लोग क्या चीज यूज करते हैं, ठीक है। और जो सैफरॉन का जो साइंटिफिक नेम है प्लांट का, उसको कहा जाता है क्रोकस सटाइपस, और ये फूल देख सकते हैं। और ये ज्यादातर जो प्लांट है ये ज्यादातर हमारे पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पर ठंडी रहती है ना, जैसे कि कश्मीर वाले रीजन में, ज्यादातर सैफरॉन इंडिया में कश्मीर में ही होता है, ठीक है। एंड कश्मीर के अलावा, इंडिया के अलावा सबसे ज्यादा जो सैफरॉन की खेती होती है वो ईरान में होता है। ईरान में सबसे ज्यादा वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सैफरॉन का, ठीक है। तो ये सारे पता होना चाहिए कहाँ ग्रो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द सरफेस टेंशन, ठीक है, फिजिक्स से है। नेचर ऑफ द लिक्विड, एरिया ऑफ द सरफेस, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो सरफेस टेंशन जो है वो किस पे करता है, डिपेंड ओनली, इट डिपेंड्स अपॉन द ओनली ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। वो नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है, वो इंडिपेंडेंट है एरिया या लेंथ ऑफ द लाइन कंसिडर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सरफेस टेंशन जो है फिनोमेना आप देखते होंगे ऐसा करके, है ना, चिपक जाता है,
ऐसे बहुत सारे फिजिक्स के फिनोमेना आपने देखे होंगे। तो ये भी पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन, जैसे कि जो भी सरफेस की जब भी पानी की बूंदें गिरती है वो सर्कुलर शेप में ही क्यों ले लेता है, वो रेक्टेंगुलर या सर्कल शेप में मतलब रेक्टेंगल या कोई दूसरे पॉलीगोनल शेप में क्यों ले लेता है, क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया जो है फॉर अ गिवन वॉल्यूम वाटर का स्फीयर का सबसे कम होता है। सो फॉर ए गिवन वॉल्यूम जो सरफेस एरिया सबसे कम किसका होता है, तो वो एक स्फीयर का होता है, एक गोल का होता है, इसीलिए वो स्फेरिकल शेप का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सरफेस टेंशन वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी, ये भी पता होना चाहिए। तो सरफेस टेंशन इज बेसिकली है वेक्टर क्वांटिटी, और इसको सरफेस टेंशन को टी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एंड इसका फॉर्मूला बेसिकली है फोर्स पर लेंथ ऑफ द लाइन ड्रॉन लिक्विड, ठीक है। ये जो हो जाएगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। सरफेस टेंशन फोर्स पर लेंथ ऑफ द लाइन ड्रॉन लिक्विड। और ये सरफेस टेंशन जो है वो टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा वैरी करता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है सरफेस टेंशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे चलेंगे। व्हाट इज द कॉमनली रेफर्ड एज लाफिंग गैस? आपने देखा होगा बहुत सारे पिक्चर्स में भी यूज किया जाता है। तो ये ज़्यादातर ये ऐसा गैस है, इससे हंसी आती है, क्यों आती है? और ये इसका कॉमनली नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या नाइट्रोजन? नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO2, नाइट्रस ऑक्साइड मीन्स N2O, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड मीन्स N2O5, नाइट्रोजन मीन्स N2। तो इसका सही आंसर जो होगा लाफिंग गैस का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो ये देखते होंगे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे जो होता है ये कलरलेस होता है, नॉन फ्लेमेबल गैस होता है, एंड रिलेटिवली स्वीट ऑर्डर एंड टेस्ट होता है, मीठा स्वाद होता है इसका। इट इज़ प्राइमरीली यूज्ड इन डेंटिस्ट्री एंड सर्जरी में, क्यों? क्योंकि ये एक एनेस्थीसिया एनाल्जेसिक का काम करता है, ठीक है। एनाल्जेसिक यानी पेन को कम करने वाला, और एस्थेटिक मतलब जो होता है, एनेस्थेटिक जो होता है वो हमारा दर्द को कम करता है, और साथ ही साथ में जब भी कुछ ऑपरेशन वगैरह होता है तो वो कुछ महसूस नहीं होने देता है ना, सुन कर देता है। तो इट इज ऑल्सो नोटेड फॉर द रोल इन मेजर ग्रीन हाउस गैस एंड एयर पॉल्यूटेंट भी है, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा हम लोग आजकल देखते हैं यूज़ हो रहा है बहुत जगह में, लेकिन इसका यूज़ जुडिशियसली करना चाहिए, नहीं तो हमारा जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर है उसको भी डिस्टर्ब होगा, ग्रीन हाउस गैस को भी ये प्रोमोट करता है ना। तो इसका जहाँ पर यूज़ है वहीं पर यूज़ करना चाहिए। तो ये पता होना चाहिए लाफिंग गैस जो है उसका सही जो केमिकल नेम है वो है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करेंगे। द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज नोन एज व्हाट? फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट या इनर्शिया? तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत डिटेल में चैप्टर ही समझाया क्लास 9th का। अगर आप वीडियो खोलेंगे मेरा प्लेलिस्ट तो आपको डिटेल में मिल जाएगा, और आई वाले आइकन पे भी शो हो रहा होगा अभी, जहां पर आप देख सकते हैं। ये इसका जो सही आंसर होगा वो होता है इनर्शिया, ठीक है। तो ये इनर्शिया या फिर जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है मैटर का जिसमें अगर कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, या फिर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में तो वो यूनिफॉर्मली मूव करेगा अनटिल एंड अनलेस उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स से डिस्टर्ब किया जा रहा है, ठीक है। इसी को ही मोमेंट मेनली इनर्शिया कहा जाता है। देख सकते हैं जैसे ये कॉइन को जब इस कार्ड को हम लोग जोर से मारते हैं तो ये कॉइन क्या होता है, ये ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये क्या होगा, ये यहीं पर रह जाएगा, और इसके कारण वो ग्लास के अंदर में गिर जाता है, वो दूसरी जगह में नहीं गिरता है ना। फिर जैसे कि हम लोग जब भी ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, तो हम लोग जब भी अचानक से ब्रेक मारते हैं हमें झटका लगता है और जर्क लगता है और वो हम लोग सामने की तरफ गिरते हैं, या फिर अचानक से हम लोग कोई चीज़ शुरू करते हैं तो हमें पीछे की तरफ जर्क लगता है। तो ये सब सारे जो चीज़ें हैं ये इनर्शिया के कारण ही होता है, ठीक है। तो अगर इसके बारे में डिटेल में आपको समझना है तो आप मेरा जो वीडियो है लॉन्ग वीडियो वो देख सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है, इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Why most of the aromatic hydrocarbons burns with a sooty flame? Because of carbon hydrogen ratio in aromatic compound is high,
because of the presence of strong carbon-carbon bonds, because of hydrocarbons are unsaturated, because the carbon-hydrogen ratio in aromatic compound is low। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है। जैसे आपने पढ़ा होगा मीथेन, इथेन, है ना, C2H6, ये सारे पढ़े होंगे, इथाइन, ठीक है। तो ये सब बेसिकली क्या है, हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ है, ठीक है। तो इन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे हैं। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एलिफेटिक और एक दूसरा होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब जिसमें एक स्मेल आता हो, जैसे कि बेंजीन हो गया, ठीक है, जैसे C6H6। और ज्यादातर जो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है वो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसीलिए वो अनसैचुरेटेड के कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। और एलिफेटिक जो है हमारे सैचुरेटेड के कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक सूटी फ्लेम आता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बन एंड हाइड्रोजन का रेशियो है वो काफी ज्यादा हाई होता है। देख सकते हैं यहाँ पर, अगर देखें हम लोग कार्बन, मीथेन का एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या है, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे 80% और 20% है ना, यहाँ पर 20-80% है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन में क्या हो रहा है, तो 50-50% है हमारा कार्बन एंड हाइड्रोजन रेशियो। इसी कारण से कार्बन हाइड्रोजन रेशियो अगर हाई रहेगा तो जब भी उसको हम जलाएंगे तो वो सूटी फ्लेम आएगा, काला सा धुआं निकलता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रीजन होगा, बाकी रीजंस उतने एक्यूरेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विथ लाइट ऑफ व्हाट, ठीक है, larger wavelength and lower frequency than visible light, smaller wavelength and higher frequency than visible light, larger wavelength and higher frequency than ultraviolet light, smaller wavelength and lower frequency than ultraviolet light। तो इसके लिए मैं बहुत एक इजी सा ट्रिक आपको बता दूंगा, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अगर याद रखना है, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि गामा रेज ये सब है ना, तो हम लोग कैसे, सबसे पहले जो आता है वो होता है कॉस्मिक रे। तो हम लोग कॉस्मिक रे को जी से, सी से डिनोट करेंगे, फिर गामा रेज को जी से, फिर एक्स रे को एक्स, यूवी को यू, ठीक है, फिर वी को हम लोग, विजिबल को हम लोग वी से डिनोट करेंगे, फिर आई इंफ्रारेड, एम जो है माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, ये रहेगा। तो आपको बस यही याद करना है, CGXUVIMR, बस इतना ही याद करना है, CGXUVIMR। अगर आपको ये याद हो गया होगा तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे हम लोग इधर मूव करेंगे CGXUVI, इधर क्या होगा, लैम्डा जो है, लैम्डा यानी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे हमारा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है। और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो एनर्जी भी क्या होगा, एनर्जी भी इंक्रीज होगा। और अगर एनर्जी भी इंक्रीज होगा तो पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो भी इंक्रीज होगा। इसीलिए क्या होता है, जो गामा रेज होता है वो पूरे हमारे शरीर के अंदर से पेनिट्रेट कर जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रे पूरा पेनिट्रेट कर जाता है, इसीलिए इसका मेडिकल में बहुत ज्यादा यूज होता है। लेकिन जो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव भी होता है, इनकी जो एनर्जी होती है बहुत कम होती है, इसीलिए वो हमारे पेनिट्रेटिंग पावर लेस होता है, इनका वेवलेंथ जो होता है ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको बस इतना ही याद रखना है, CGXUVIMR। और जैसे जैसे हम लोग राइट साइड में मूव करेंगे वेवलेंथ बढ़ेगा, जैसे जैसे लेफ्ट साइड मूव करेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ेगा, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या है, उसका जो वेवलेंथ है वो लार्जर वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है देन द विजिबल लाइट, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये, हर एग्जाम में आता है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसको बहुत डिफिकल्ट समझ के इसको नहीं समझना चाहते, लेकिन ये बहुत ईजी है, ठीक है, आपको बस इतना ही याद रखना था। और विजिबल वाले में भी जो हम लोग पढ़ते हैं विबजियोर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, विबजियोर, विबजियोर में भी देखेंगे तो इधर में क्या होगा, रेड का जो वेवलेंथ होगा सबसे ज्यादा होता है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, और वायलेट का वेवलेंथ जो होता है सबसे कम होता है, ठीक है। उसी तरह से वायलेट का जो एनर्जी होगा सबसे ज्यादा होगा, रेड का जो होगा कम होगा। ये सारी चीजें बहुत इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10th पे मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज आल्सो नोन एज स्वीट ऑयल ऑफ विट्रियोल। जो हमारा सेकंड वीडियो था उसमें हम लोग
ऑयल ऑफ विट्रियल के बारे में बहुत सारे डिस्कस किया था, जिसमें ग्रीन विट्रियल, रेड विट्रियल, व्हाइट विट्रियल, इन सब के बारे ब्लू विट्रियल डिस्कस किया था। लेकिन स्वीट ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहा जाता है? अगर स्वीट सिर्फ क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो इसका आंसर जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अगर सिर्फ ऑयल ऑफ विट्रियल कहा जाएगा तो उसको सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाएगा, H2SO4। लेकिन अगर स्वीट ऑयल ऑफ विट्रियल कहा जाएगा तो आप आंख मूंद करके जहां पर भी ईथर नजर आएगा, ईथर जहां पर भी ईथर नजर आएगा, डाईथाइल ईथर को कहा जाता है मेनली स्वीट ऑयल ऑफ विट्रियल, क्योंकि ईथर जो होता है उसका जो उस टेस्ट होता है वो मीठा होता है, ठीक है, इसीलिए वहां से ही आ रहा है। ठीक है, तो डाई इथाइल ईथर जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो डाई इथाइल ईथर जो है कलरलेस, हाईली वोलेटाइल एंड फ्लेमेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत जल्दी से आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो अर्लियर टाइम्स में इसको मेनली एनेस्थीसिया की तरह यूज किया जाता था, लेकिन क्योंकि ये फ्लेमेबल है ना, आग जल्दी लग जाता था, इसीलिए इसका यूज जो है कम कर दिया गया है। अब बिल्कुल अभी तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो स्वीट ऑयल ऑफ विट्रॉल जो है हमारा ऑप्शन डाइथाइल ईथर होगा। ठीक है, इसी तरह से इस वीडियो में 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, बहुत सारे कंसेप्ट बिल्डअप होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट लाइक्स कीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए आपका 10 में से कितना ज़्यादा, क्या कितना स्कोर हुआ है आपका। एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।